तो ये नीट 2026 का जो पेपर था उसको हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एन आइडियल जनरेटर डायोड विथ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ -3 वोल्टेज रिवर्स बायस with a negative input voltage V initial equals to -5 volt, and they are asking about the magnitude of the voltage difference between the point B and A। अब देखो यहाँ पे अगर -5 वोल्ट लगा दिया और रिवर्स बायस में लगा दिया तो जनरल डायोड रिवर्स बायस में काम करता ही है, तो और जनरल से के पोटेंशियल से भी ज़्यादा लगा दिया जनरल ब्रेकडाउन से, तो ये नहीं ब्रेकडाउन हो जाएगा ये, तो -3 वोल्ट लेगा ही लेगा अपने अक्रॉस ये, ठीक है ना। वर्किंग कंडीशन है जनरल की इस टाइम पर, तो -3 वोल्ट अगर ये ले जाएगा तो यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ पोटेंशियल है वो यहाँ पे आने वाला है -2 वोल्ट का। फिर अगर आप मैग्नीट्यूड निकाला हो तो 2 वोल्ट जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास में। ये सुनो सिंपल सा आंसर है, 2 वोल्ट जो है इसका आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गामा इक्वल्स टू 5/3। ये डिक्रीज करता है टेम्परेचर 16 कैसे 50 के तक। वर्क डन बाय द गैस बताना है इस प्रोसेस के अंदर कितना होने वाला है। तो वी नो दैट द वर्क डन ऑफ द गैस इज गिवन बाय द NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। ये होता है सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। देखो ये तो आपको 1 मोल R की वैल्यू कितनी होती है 8.3, डेल्टा T कितना होता है, डेल्टा T हम लगा देंगे फाइनल कितना 50 माइनस 60 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, गामा क्या है यहाँ पे अपना 5/3 है। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 8.3 इंटू -10 डिवाइड बाई यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास में 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 2 यहाँ बच जाएगा, वो भी नेगेटिव मतलब नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसको करोगे तो कितना बनेगा 5 इंटू 3 का तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो अपने को पता है 15 8 जा कितना होता है 120 होता है, और 0.3 हो रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा 120 थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यानी कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे 124.5 जूल वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखो, देखो एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आया था ये। ऐसे ही फिर 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है कि रे ऑफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन 3 डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स नेमली 1 2 3। ठीक है, 3 फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स पे हमने इंसिडेंट कराया, वो भी लैम्डा वेवलेंथ की जो एनर्जी इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है ये हमने इंसिडेंट करवाई, और जो तीनों जो जो सेल्स हमारे पास में उनकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था वो गिवन है λ1 λ2 और λ3। ठीक है, और फिर आप इनमें कोई कंपेयर और इनका स्टोरिंग पोटेंशियल दे दिया गया कि V1 V2 और V3 इनका स्टोरिंग पोटेंशियल रहने वाला है जब इनमें इंसिडेंस होगा और जब ये इमिशन करेंगे। तो अब द रिलेशन बिटवीन द लैम्डा और थ्रेशोल्ड ये रिलेशन दे रखा है। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर देखना λ1 छोटा है लैम्डा से और λ2 और λ3 ज़्यादा है किससे लैम्डा से, λ3 ज़्यादा है इससे, काफ़ी ज़्यादा है लैम्डा से, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अब आपको V1 V2 V3 में रिलेशन बताना है क्या रहने वाला है, तो अपने को देखो रिलेशन नोटिस करो। इससे क्या आप एनर्जी के बारे में लिख सकते हो क्या कि अगर से जो लैम्डा का जो रिलेशन है तो एनर्जी का रिलेशन उल्टा हो जाएगा क्या। तो अगर मैं बोलूँ कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उसको 5/1 बोल दूँ पहले वाले सेल के लिए, तो वो ज़्यादा हो जाएगी इंसिडेंट से, लैम्डा वो इंसिडेंट के लिए तो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे वाले में क्या हो जाएगी सर, इसका उल्टा बनेगा दूसरा वाला भी, क्योंकि E का तो SC/λ, तो इसका उल्टा बनना है, यानी कि 5/2 विल बी लेस देन E इंसिडेंट, और यहाँ पे क्या होगा 5/3 इज़ वेरी वेरी लेस देन E इंसिडेंट। ये रिलेशन बन गया, ये सुनो। अब ये बोल रहा है कि भाई पहले वाले के अकॉर्डिंग तो ये समझ में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड ज़्यादा है इंसिडेंट से, तो इमिशन नहीं होना, इमिशन नहीं होना तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ही 0 हो गया आपके पास में, मतलब ही नहीं है उसका। फिर दूसरा वाला चीज़ क्या है कि फोटो जो आपके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो कम है, इंसिडेंट एनर्जी है ज़्यादा है, तो जब इंसिडेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो उसको रोकने के लिए फिर अपने जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है इसमें इस बार। और यहाँ देखो तो हमें पता है कि सर ये तो बहुत कम है, 5/3 जो है बहुत कम है इंसिडेंट से, यानी यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की अगर इंसिडेंट एनर्जी आ रही है और ये 3 इलेक्ट्रोवोल्ट खा रहा है तो 7 का इलेक्ट्रोवोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम करंट है जितने 7 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी 7 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ये 10 है तो ये तो 0.1 ही के आसपास ही होगा, मतलब बहुत कम है इससे। तो देखो तुम 9.9 इलेक्ट्रोवोल्ट जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो 9.9 वोल्ट चाहिए होगा अपने को रोकने के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि V3 जो है वो ज़्यादा होगा V2 से, ये सुनो। ठीक है, तो अब ऐसा कोई भी रिलेशन देख लो, तो पहला ऑप्शन सही बैठता है अपने पास यहाँ पे। क्लियर है।
ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। इसमें क्या कर रहा है, देखो इनमें तुम देखोगे ना तो ये तीनों सवाल जो मैंने किए ना अभी, ये सब डुएबल थे, वन टाइम में डुएबल थे, ठीक है ना, इनको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं थी। फिर अब इसमें देखते हैं, ये जो है फोटोन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ द 20 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी मोर इन द फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। अभी तो क्लास में करवाया जाता है, मैंने भी क्लास में करवाया था कि भाई इस तरह से हम लिखते हैं फोटोन के लिए जो है लीनियर मोमेंटम और इनका रेशियो क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो आता है, क्योंकि पार्टिकल्स का जो मोमेंटम आता है और फोटोन का जो मोमेंटम आता है, दोनों में फ़र्क होता है लिखने का। तो पार्टिकल मोमेंटम को आप एम भी लगा के लिख सकते हो, आप इसको √2m लगा के लिख सकते हो, लेकिन फोटोन के साथ ऐसा नहीं होता। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, E/c होता है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी सेम हो तो ये कट जाएगा यहाँ से, और c ऊपर चला जाओ c, और क्या बन जाएगा फिर √2m/e। ये आपके पास में इन दोनों का रेशियो आ जाएगा मोमेंटम का। अब देख लो, आप पुट कर लो, c कितना होता है 3 × 10⁸, √2, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, जब फोटोन मोमेंटम निकालने के लिए हम E/c काम में लेते हैं ना। 2m क्या है, इलेक्ट्रॉन के 9.1 × 10⁻31 डिवाइड बाई एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी बोलते हैं 20 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो 20 × 1.6 × 10⁻19। फिर जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर चेक कर लेना आप आराम से इजीली, सोल्व करने पर तुम पाओ मिलेगा तुम्हें। 9.1 नहीं लो यहाँ पे क्या है, जैसे गिवन 9 किया तो 9 ले लो आप आराम से, ठीक है। 9 × 10⁻31, तो देखो तुम सोल्व करोगे इसको तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो तो 10 बचेगा यहाँ पे। फिर 10⁻19 -31 है, इसको सोल्व करो कट करोगे तो 10⁻12 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 10 मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से तो 16 बन जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ 3 × 10⁸ इंटू, अब 9/16 × 10⁻12 का रूट लेना है आपको, तो 9 का 3, 16 का 4 और 10 -6 तो -6 बन जाएगा उसका। अब आप सोल्व कर लोगे इसका थोड़ा सा, तो 3 और 3 या 9 और 9/4, तो 9/4 करोगे तो कितना बनेगा 2.25 इंटू ये +8 है, ये -6 है, तो 10⁻2 बच जाएगा। करोगे फाइनल से 225 वैल्यू बन जाएगी, राइट। बहुत आसान सवाल, कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन आसान सवाल। ये भी फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, अदरवाइज आप सेकंड राउंड में ट्राई करोगे तो हो जाएगा। थर्ड राउंड तक नहीं जाना इसको, ठीक है ना। फिर देखोगा अब ये सवाल एकदम अलग आ गया, देखो पहली बात मैं बोल रहा हूँ है ना, एक सवाल एकदम से अलग से डाल दिया। हालांकि डाला, इस सवाल से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के नाम से अलग से उन्होंने मेंशन करके दिया ना, इसमें हर बार कुछ ना कुछ कबाड़ा होता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसे पूछ लेते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से इन्होंने ये चीज़ पूछ ली, इंडेक्स मेजरमेंट करेक्शन के बारे में। तो क्या होता है इंडेक्स करेक्शन, ये बेसिकली ना फोकल लेंथ ऑफ दी लेंसेज मेजर करते हैं ऑप्टिकल बेंच, एक एक्सपेरिमेंट होता है ऑप्टिकल बेंच पर रख करके बी यू ये सब मेजरमेंट करते हैं हम, फिर फोकल लेंथ पता करते हैं लेंस की, तो उसको मेजरमेंट काम में लिया जाता है। तो जो कुछ एरर आती है वहाँ पे कि जो एक्चुअल लेंथ में और ऑब्जर्व डिस्टेंस है उसमें जो एरर आती है उसी को हम इंडेक्स एरर बोलते हैं, और उसी के ऊपर करेक्शन को इंडेक्स करेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इनके ये होते हैं अब इंडेक्स करेक्शन, तो ध्यान रखना इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट, हाँ ये प्रॉब्लम है कि इसको आप थर्ड राउंड में करने के लिए छोड़ो, है ना, क्योंकि एक तो सवाल देखते ही इतना बड़ा सारा लग रहा है, फिर को डायग्राम चार्ज ये सब दे दिया तो आपको वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाएगा करने में, इसलिए मत दिमाग लगाओ, पहले छोड़ो एक बार के लिए। लेकिन जब तुम थर्ड राउंड में जब करने आओगे तो लगेगा बहुत आसान था ये। क्या है ये बोला था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन स्लोली थ्रू दी एन इन्फाइनाइटली थिन ट्यूब विद दैट इनसाइड चार्ज डायरेक्टेड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ड्रो है शोन इन द फिगर। द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल आर ए एंड बी, इनिशियल फाइनल पोजीशन है इनकी। डिस्टेंस दे रखा 2 और 3 आर। इन द प्रोसेस द मैग्नीट्यूड टोटल वर्क डन पूछा जा रहा है कितना होने वाला है। तो अपने को पता है कि जब इलेक्ट्रिक टोटल वर्क डन होता है उसके फॉर्मूलाज होते हैं, डेल्टा यू पता कर लो या फिर क्या पता कर लो आप क्यू डेल्टा वी पता कर लो, है ना। तो हम यही काम करेंगे यहाँ पे, तो टोटल वर्क डन पता करते हैं क्या होगा। तो पोटेंशियल वाले तरीके से ज़्यादा अच्छा इजी पड़ेगा, तो पोटेंशियल निकालते हैं हम। तो इस ए पर पोटेंशियल कितना, बी का पोटेंशियल कितना वो पता करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे पहले, तो कि स्फीयर के लिए पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है k/r। अब क्यू तो नहीं दे रखा, आप रो दे रखा है यहाँ पे, तो रो की वैल्यू पुट कर दो। क्यू की वैल्यू, तो क्यू क्या होता है ρ/4/3 πr3। और आप ऐसा करो क्योंकि के की वैल्यू चेंज करो 1/4 πε0, और नीचे क्या आ जाएगा r डिस्टेंस आ जाएगा साथ में, तो 4 पाई से 4 पाई गेट्स कैंसिल आउट, तो रो कैपिटल R3/3r ε0। ऐसा कुछ करके पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। आगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे पुट कर लो चीज़ों को।
ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे, v इक्वल टू हो गया रो कैपिटल R की ओपन 3 स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पुट कर लेते हैं हम चीज़ों को कि वी ए कितना होगा बताओ, तो वी ए हो जाएगा अपने पास में रो r क्यूब अपॉन 3 इंटू 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 8 से r स्क्वायर, फिर रो r स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, वी बी रो इंटू r क्यूब अपॉन 3 इंटू 2r, 3r एप्सिलॉन नॉट, r से कैंसिल तो r स्क्वायर आ जाएगा, तो रो r स्क्वायर अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया राइट। अब आप इसको सोल्व कर लेना दोनों का, तो वर्क डन कितना आ जाएगा क्यू डेल्टा वी, तो क्यू डेल्टा वी पुट कर लेते हैं फाइनल वी बी माइनस वी ए, तो क्यू इंटू देखो कॉमन क्या क्या आ सकता है, देखो नोटिस करो, रो r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा क्या, 1/9 माइनस 1/6 कर दो, तो q इंटू रो r स्क्वायर ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट 1/9 1/6, तो 18 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 माइनस 3, तो -1 बचेगा। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, मैग्नीट्यूड पता करने फिर बाद, और क्यू के लिए बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पहले लाइन में ले क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू का वैल्यू 1 रख दो, पुट कर दो आप, और मैग्नीट्यूड ले लो इसे, तो रो r स्क्वायर अपॉन 18 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा क्या, तो यहाँ 18 n की वैल्यू कितनी हो गई है, 18 हो गई है। बहुत आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, यस और नो, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये ध्यान रखना है कि वर्क डन के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला काम है, तो इन दोनों में से कोई से फॉर्मूला काम में ले सकते हैं वर्क डन के लिए, है ना, जो भी आपको ईजी लगे और जो वहाँ पे क्वेश्चन में की रिक्वायरमेंट सोल्व कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये बोल रहा है कंसिडर मीडिया पी क्यू आर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 1.25, 1.5 देखो ऐसे दे रखा है। द मीडिया क्यू हैविंग ए थिकनेस ऑफ द 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द एक्सटर्नल मीडिया पी एंड आर शोन इन द फिगर। फिगर बोलते जो एक ऑब्जेक्ट ओ है वो प्लेस कर दिया हमने इसी मीडियम के अंदर, उसको व्यू किया हमने पी से, ये पी साइड से व्यू कर रहे हैं तब क्या आ रहा है, आर साइड से व्यू करने पे क्या डिस्टेंस आ रहा है, तो पी से जब व्यू कर रहे हैं तो H1 कितना आ रहा है, H1 आ रहा है। अब तो नोटिस करो P1 क्या है अपने पास में, सर P1 जो है वो 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव 1.25 जिसमें रखा हुआ है, तो ये डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो वो याद करो वो चीज़, जैसे हम नॉर्मल मतलब अपनी एयर से हम किसी में बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसमें किसी कोइन को देखते हैं, तो कोइन क्या दिखता है अपने को, थोड़ा हाइट पे दिखता है ना, ऊंचा उठा हुआ दिखता है ना, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, यही चीज़ होती है ना। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है उसकी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस तरह से हम नोटिस करके हम आइडिया लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर, H1 जो आएगा कितना होगा, तो मिड पॉइंट रखा होती है कितना है बेसिकली 2.5, तो ये खुद है कि नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर 2.5 डिवाइड बाई, अच्छा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ये उठा हुआ दिखेगा, इसका मतलब मैं क्या करूँ यहाँ बताओ, तो डिवाइड बाई क्या कर दूँ मैं 1.25 कर दूँ, कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। फिर देखो ये 2 सेंटीमीटर पे दिखेगा अपने जब ओ से देखेंगे, S2 कितना होगा। अब S2 के लिए क्या सर 1.5 से देख रहे हो आप, डेंस मीडियम देख रहे हो, रेयर मीडियम में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा अपने को कैसे दिखेगा बताओ, यहाँ से देखने पे अपने को थोड़ा दूर दिखेगा, ये दूर दिखेगा मतलब ज़्यादा डिस्टेंस होने, ज़्यादा कब होगी जब आप यहाँ पर ये जो 1.5 1.25 है ना, तो 1.25 तो नीचे लिखो और 1.5 ऊपर लिखो, ऐसा आसान तरीके से याद रखो आप, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1.25 और 2.5 को किया हमने अगर सोल्व, तो कितना बन जाता है अपने पास में बताओ, यहाँ तो बनेगा 2, और 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो H1 माइनस H2 का मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी बताओ, 2 माइनस 3 यानी कि 1 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। तो ऐसे डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखोगे, अच्छा H/μ होता है, mu इंटू H होता है, या H/μ2/μ1, ये सब चीज़, इससे बढ़िया है कि आप ऐसे फील्ड से ध्यान रखो चीज़ों को, ठीक है ना, कि आप अगर रेयर से डेंसर मीडियम देख रहे हो तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो और अपीयर डेप्थ में क्या फ़र्क होता है कि अपीयर डेप्थ जो है वो आप कम दिखती है एक्चुअल से, इसलिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं उसमें, तो ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। तो डिवाइड, हाँ जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, अगर एक
इसमें क्या गिवन है कि फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर है, उसके ऊपर दो पार्टिकल्स है, एक उस तरफ चल रहा है एक इस तरफ चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम डायरेक्शन मोशन बना सकते हैं, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, और ये कुछ देर बाद जब मिलते भी हैं ना तो जस्ट अपोजिट में मिलते हैं। ये यहाँ चलता चलता है, ऐसे चलता हुआ चलता यहाँ आके मिलता है, इधर से चलता हुआ जाता है। अब दोनों गेंद, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड क्या है, सेम चल रही है, राइट। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन की बात करेगा जब ये दोनों ऐसे एंगल बना रहे होंगे अपने अपने, तो उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इसकी स्पीड तो इस तरफ होगी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे इस वेलोसिटी तो कंपोनेंट करोगे आप, ये थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा, तो वी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इस साइड में वी कोस थीटा और इस साइड में वी साइन थीटा। सेम बात इसके बनेंगे वेलोसिटी दो कंपोनेंट, एक इस साइड में एक इस साइड में, इधर क्या बनेगा वी कोस थीटा और इधर क्या बनेगा वी साइन थीटा। अब टोटल मोमेंटम निकालो आप इनका, टोटल मोमेंटम क्या होता है बताइए, तो सर P1 प्लस P2। अब वेक्टर फॉर्मेट में देखोगे आप तो इसमें लिखोगे वी साइन थीटा, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव एक्शन आई कैप लगाओगे, इधर माइनस आई कैप लगाओगे, तो यानी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल वी कोस थीटा वाला कंपोनेंट ही बचने वाले हैं। तो फाइनली दैट विल बी 2mv कोस थीटा इज द नेट मोमेंटम, ठीक है ना, ये बनेगा। फिर अब डायग्राम देखो कौन से वाला करेक्ट हो सकता है डायग्राम। तो हियर वी कैन से कि सर जब कोस थीटा है तो कोस का ग्राफ जैसा बनना चाहिए इसका, लेकिन यहाँ पे एंगल्स देखो अलग अलग, 0 डिग्री नहीं दे रखा है हम यहाँ पे एंगल, स्टार्टिंग 0 से नहीं, π/2 से स्टार्टिंग है। तो π/2 पे पुट करो आप थीटा, बिकॉज जब π/2 होता है तो पी नेट कितना हो जाता है, 0 बन जाता है। फिर अगर थीटा की वैल्यू माइनस π/2 हो जाएगी, देन पी नेट ऑल्सो 0। ऐसा तो एक ही ग्राफ में हो रहा है नहीं हो रहा है कि दोनों टाइम पे जो है पी नेट जो है वो 0 हो रहा है, तो नहीं कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते चलो क्वेश्चन नंबर 24 में। अब ये भी एक इजी सवाल है, ठीक है, आराम से जो है फर्स्ट राउंड में सोल्व कर सकते हैं उसको। क्या बनने वाला है यहाँ पे, यहाँ बोला जा रहा है कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन अल्फा गिवन है मेटल के लिए, और आपको बताना है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी अल्फा डेल्टा टी, ये होता है पता है अपने को, v इज़ दी 4/3 πr³। अल्फा कितना है, तो सॉरी गामा आता है, गामा वी गामा डेल्टा टी, तो गामा क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ दी अल्फा डेल्टा टी, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो तो बन गया ये, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा बहुत इजी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इजी। नंबर 25 देखो, सिलेंड्रिकल कोक ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। अब कोक डिप्रेस स्लाइटली रिलीज ऑसिलेट करने लग गई वो। अब ये एक प्रॉब्लम देखो, इस तरह के में आप जो फॉर्मूला निकालते हो SHM के लिए वो आता है 2π√m/k, और यहाँ पे जब फ्लूइड वाली कंडीशन है उसमें k की वैल्यू कुछ बन जाती है और ρAL ऐसा बन जाता है, राइट। तो अब बोला कि सेम को दूसरे लिक्विड में डाल दिया हमने, फिर उसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड जो है 2t आ रहा है, तो सेम कोक है तो लेंथ भी सेम होगी, एरिया भी सेम होगा, मास भी सेम होगा, तो क्या बदला, केवल रो बदला है, तो t प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/√ρ, या t² प्रोपोर्शनल टू 1/ρ हो गया है। तो अगर हमें ρ1 पता करना है दैट विल बी इक्वल टू t1/t2, और वो भी स्क्वायर्स में। अब t2 कितना है 2t है, तो देखो t²/2t², 4t², t² कैंसिल, कितना बन जाएगा ये 1/4। तो 25 में 1/4 आंसर आता है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। देखो वन ईयर स्केल पर सवाल था, आज री नीट की आंसर की आई है, तो आंसर की मैं इसको ड्रॉप कर दिया है, ठीक, गलत है सवाल क्यों की है इसलिए ड्रॉप करती है इसको। गलत क्यों है, क्योंकि तो पहली बात है इसमें लिस्ट काउंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट काउंट लेके चलते हैं तो लिस्ट काउंट को अगर मैं 0.1 मिलीमीटर मान लेता हूँ तो आंसर आना चाहिए 1.06 मिलीमीटर। कैसे आना चाहिए, तो देखो सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब दोनों जो टच किया हमने, तो 0 ऑफ दी जो मेन स्केल है इन सच वे दैट दी फोर्थ 1 ईयर स्केल शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल, तो जो 1 ईयर स्केल का 0 है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। और आप याद रखो जब लेफ्ट साइड में 0 शिफ्ट हो जाता है उस टाइम पर जो एरर होती है वो नेगेटिव एरर होती है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ब्रो पीयूष को लाना है, तो मैंने बताया था कि अगर ब्रो इसमें ट्रिक में क्या समझ में आता है, B फॉर बिलो और R फॉर राइट। तो स्क्रू गेज में तो 0 जो है बिलो हो आपका सर्कुलर स्केल का, और 1 ईयर कैलिपर में क्या होता है राइट साइड में हो 1 ईयर स्केल का 0,
तो कौन सी एरर होती है, P4 पॉजिटिव एरर होती है, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड में हो वर्नियर स्केल में और A4 अबोव, तो स्क्रू गेज के अंदर जो स्केल है सर्कुलर स्केल उसका 0 अबोव ऊपर हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव एरर होती है। तो इसे ध्यान रखो, तो लाना याद रखो। तो लाना मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में जब होगा वर्नियर स्केल का 0 या फिर ये जो है अबोव हो आपके पास स्क्रू गेज का 0, तब नेगेटिव एरर होती है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव एरर होगी। और नेगेटिव एरर वर्नियर में फॉर्मूला क्या बनता है, 10 - n। जो भी स्केल आपका नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्सेप्ट करता है उसको 10 में सब्ट्रैक्ट कर दो और इंटू क्या कर दो, लिस्ट काउंट विद ए नेगेटिव साइन, ये होती है नेगेटिव एरर। तो यहाँ पे फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्सेप्ट कर रहा है तो -10 - 4 कर दो और इंटू लिस्ट काउंट आपने 0.1 मिलीमीटर मान लिया अगर, तो ये बन जाएगा। तो 10 - यानी 0.6 मिलीमीटर आपका लिस्ट ये एरर बनती है। और यही चीज़ क्या है, देखो इस बार रीडिंग दे दिया आपको, जो लेंथ मेजरमेंट करके दे रहे हो ना 1 मिलीमीटर करके दे रहे हो लेजर मेजरमेंट, एरर आपने बोली कि नेगेटिव एरर है, 0 एरर। तो जब करेक्शन करोगे तो उसको ऐड करोगे ना इसके अंदर, तो 1 + 0.6 मिलीमीटर बोल दूँ या फिर सेंटीमीटर चेंज तो 0.06 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऐड कर तो 1.06 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन में नहीं है कोई सा भी। तो स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम तो 1.04 टिक किया, हमने भी एक बार 1.04 टिक किया कि भाई ठीक है, इसमें लिस्ट काउंट बोला नहीं है तो लिस्ट काउंट कुछ और भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग 1.04 को आंसर टिक किया, लेकिन फाइनल नीट ने ड्रॉप ही कर दिया है। तो बधाई हो आपको। बाकी जो है ये सवाल इस तरह सोल्व होता है। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके से डील करना है इसको, राइट। फिर चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये भी आसान सा सवाल था। ये सॉलिड स्फीयर है जिसके रेडियस कैपिटल R है, ये रेडियस कैपिटल R है, इसके रेडियस क्या स्मॉल r है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m है। अब बोला इस टाइम पे इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है। अब बताओ IA क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है तो क्या बनता है 2/5mr²। ये तो सर इस एक्सिस के अराउंड इस बड़े वाले का बन जाएगा। फिर छोटे वाले के साथ क्या होगा, तो छोटे वाले का जो इसकी इस वाली एक्सिस होती है जो सेंटर से पास करती है उसके लिए तो बनेगा 2/5 स्मॉल mr²। और ये वाला आपको गैप ऐड करना पड़ता है स्मॉल m इंटू कैपिटल R + R का होल स्क्वायर, पर पैरेलल की थ्योरम से आ जाएगा यहाँ से। और I भी जब पता करोगे तो छोटे वाले के तो सेंटर से पास करते इसलिए इसमें तो आ जाएगा 2/5 mr², बस हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन बड़े वाले के लिए इसका पता करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी 2/5 कैपिटल mr² प्लस ये पैरेलल की थ्योरम लगेगी यहाँ पे कैपिटल R + स्मॉल r डिस्टेंस में, तो कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस ऐसा। अब कर लो दोनों का, आप सब ऐड कर लो, IA - IB कर दो, बोला जैसे बोला गया है। IA - IB कर दो, ये तो सब कट जाएंगे आपके पास में, केवल क्या बचा IA - IB करने पर, तो M - कैपिटल M, ये LCM आ जाएगा यहाँ पे, और R + R² तो LCM आ जाएगा, स्मॉल m - कैपिटल M करके ये बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि हमारे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो मोशन कर रहा है इस तरह से। M है स्प्रिंग का कांस्टेंट, K दे रखा है आपको, और फिर ये स्प्रिंग x मीटर पर इसका जो है एक्सटेंशन आ गया, इसके अंदर स्पीड जो है v है, ऐसा कुछ दे रखा है। और XV ग्राफ बोल दिया कि सर्कुलर शेप का बन रहा है। और आपको ध्यान होगा XV जब ग्राफ बनता है ना वो ऐसे इलिप्टिकल शेप का बनता है। और जब इलिप्टिकल शेप बनता है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आता है, यहाँ पे क्या आता है ओमेगा ए आता है मैक्सिमम वेलोसिटी, जब v और x में ग्राफ बनाते हैं। और सर्कुलर शेप का बनने का मतलब भी क्या होता है कि ओमेगा = क्या बन गया, a हो गया। और a कैंसिल आउट, ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया a, और ओमेगा क्या होता है बताओ K/m, ये होता है ओमेगा²। तो √K/m करके 1 करके K की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, m के इक्वल हो जाएगी। सही है, नेक्स्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है ये सीधा लेंस कॉम्बिनेशन पे है। तो इसको करने के लिए जब भी लेंस कॉम्बिनेशन आते तो आप पहले वाले का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो पता करो, इसकी फोकल लेंथ गिवन है उससे इसकी इमेज डिस्टेंस पता करो। अब जो पहले की इमेज बनेगी दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो उससे वो पता करो। तो आप पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखो, पहले कौन सा लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस है, तो 1/v - 1/u = 1/f हो जाता है। 1/v - 1/u, तो 1/u कितना हो जाएगा 1/30 = 1/f। 1/f बोले तो कितना 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप 1/v पता करोगे तो 1/10, ये भी माइनस में करना पड़ेगा u को, किस साइड, इस साइड में है वो, तो -1/30 ऐसा बनेगा।
30 आपने एलसीएम लिया यहाँ से 3 - 1 किया तो 2 बनेगा, ये 1/15 आ गया, तो वी का वैल्यू बन जाता है 15 सेंटीमीटर। अब ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे कितना है ये, तो 3 सेंटीमीटर कुछ होता है, तो 12 सेंटीमीटर इस साइड में जाओगे आप, तो यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, इधर कहीं बन रही है, और वो 12 सेंटीमीटर है इस L2 के पोल से। तो यह इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 12 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव साइड में, इस साइड में हुआ वो। तो अब लिखो आप इस कॉनकेव लेंस के लिए, तो 1/v माइनस 1/u = 1/f। तो 1/v पता करना है कॉनकेव के लिए, तो 1/u कितना बन जाएगा, 1/u कितना बनेगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, और प्लस मोर बनेगा ये 1/f, यानी कि 1/-10 ऐसा। फिर यहाँ से आप सोल्व करोगे 1/v = -1/10 प्लस 1/12 इधर ले जाओ। फिर आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके आप जब डील करोगे तो जो फाइनल आंसर रहेगा वी का वो कितना बनेगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, वो भी कहाँ से, लेफ्ट ऑफ दी कॉनकेव लेंस। इस कॉनकेव लेंस जो है उसके लेफ्ट साइड में आपके पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, ठीक। तो राइट साइड में तो पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा तो इस साइड में वैल्यू बन रही होगी इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 30 नंबर। एन ऐसी वोल्टेज V = गिवन है आपको, और ये सब गिवन है। एल से बोला करंट एम्पलीट्यूड बताना है। अपने को पता करंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो करंट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो आपको पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड है उसमें डिवाइड बाय क्या कर दो, जेड कर दो। टारगेट होगा जेड पता करना। जेड कैसे पता करते हैं सर, जेड पता करते हैं √r² + XL - XC का होल स्क्वायर। तब एक्सेल पता करो यहाँ से, एक्सेल क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा कितना है बताओ, 2 × 10⁻3। एल कितना है 10 मिली हेनरी, 10 × 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 20 ओम। XC क्या होता है 1/ωc, तो 1/2 × 10⁻3, और C कितना है बताओ, C अपने पास में है 25 माइक्रोफैरड -6 -3 कैंसिल आउट, -3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाता है 10⁻3 बन जाता है। ये सो नो। फिर इसको थोड़ा सोल्व करोगे आप तो फिर से यहाँ पे 20 वैल्यू आ जाएगा। दोनों जब सेम हो गए तो एक्सेल माइनस एक्सेल कट जाएगा, तो केवल सिंपल आर ही आ जाए तो 220/r, आर बोले तो 100, तो कितना बन जाएगा ये 2.2 एम्पियर इज दी करंट एम्पलीट्यूड। राइट, तो 30 क्वेश्चन तक हमने सोल्व कर लिया, बट नेक्स्ट 15 क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।